नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा आप सभी को पता है कि आज की जो हमारी क्लास है वो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास जो है उसका हम सामान्य सा जो परिचय है उसको देखेंगे और हम परिचय के आधार पे आगे अपनी जो क्लास होगी उसको बढ़ाएंगे। तो आज हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का इतिहास, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें स्रोत मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं और कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहली अब बात आपको बता दूं, स्रोतों के बारे में हम देखेंगे। स्रोत के बारे में हम स्रोत के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो इसमें हम देखेंगे कि अशोक के शिलालेखों में अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेखों में हमें जो उनका दूसरा शिलालेख है उसमें हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। दूसरा जो इनका शिलालेख है उसमें हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। उसमें हमें इनके चोल, चेर और पांड्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है, और हमें एक केशपुत्र करके मिलता है। केशपुत्र की जो जानकारी है वो इसमें प्राप्त होती है। जो केशपुत्र की जानकारी है वो हमें अशोक के शिलालेख में सबसे पहले हमें इनके बारे में जो वर्णन है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था मेगास्थनीज, उसने भी अपनी पुस्तक इंडिका में इस बात का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में इन सभी का वर्णन किया है। वह कहता है कि दक्षिण भारत में जो स्थित राज्य थे वह चेल चोल पांड्य है और उनके बारे में जो वर्णन है वो करता है। लेकिन वो कहता है, वो एक और बात बताता है कि इस राज्य में जब यह भारत में आया था, यानी कि जब मेगास्थनीज भारत में आया था तो उसने देखा था कि दक्षिण भारत की जो शासिका थी वो महिला थी, यानी कि दक्षिण भारत की शासिका एक महिला थी। ऐसा हमें जो वर्णन है वो हमें इनके कह सकते हैं कि इनके पुस्तक जो इंडिका इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक जो इंडिका है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिका, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका है। उसमें हमें इन सभी बातों का वर्णन देखने को मिल जाता है। हम देखेंगे कि एक और हमारे लेखक हैं कात्यायन एक लेखक है प्राचीन काल के जिनका नाम है कात्यायन, एक विद्वान है। इनका जो है कात्यायन का जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है वर्तिका, कात्यायन की वर्तिका में भी इनका वर्णन जो है वह देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके बारे में जानकारियां हमें देखने को मिल जाती है वह इनके संगम साहित्य से, यानी कि आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जो दक्षिण भारत में आयोजित की जाती थी संगम संगीतियां, उनके आयोजित किए जाने के बाद उनमें जो लिखे गए व्याकरण थे, जो महाकाव्य थे, उनके आधार पे हमें इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो देखने को मिल जाती है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं हम कि संगम कालीन
संगमकालीन ग्रंथ, इनके आधार पे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिल जाती है कि दक्षिण भारत में जो ये है वह यह स्थित थे, यानी कि यह जो राज्य था वो ये सारे राज्य जो थे वो दक्षिण भारत में स्थित थे और ये वहाँ पे विराजमान थे और अपना शासन जो व्यवस्था था वो अच्छे से चलाते थे। इनके बारे में जो वर्णन है उनमें शासनिक और प्रशासनिक और जो सैन्य जो बल है वो सारी बातों का जो वर्णन है इनके इन सभी हमें ग्रंथों में देखने को मिल जाता है। कई नाटक हैं, कई महाकाव्य हैं, कई हमें ऐसे कहानियां देखने को मिल जाते हैं, कई ऐसे कविताएं देखने को मिलती है जिसमें हमें इस बात का वर्णन देखने को मिल जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास को जो हमें स्रोत के रूप में देखने को मिलता है वह सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक माना जाता है वो हमें संगम साहित्य में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अशोक के शिलालेखों में भी हमें इस बात का वर्णन है कि जो उनका जो दूसरा शिलालेख है उसमें भी हमें इस बात का वर्णन देखने को मिलता है कि दक्षिण में चेल, चोर और पांड्य जो थे वह राज्य थे और उनमें भी शांति व्यवस्था और औषधि का जो विकास है और कह सकते हैं पशु अस्पतालों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो सम्राट अशोक ने कहा था कि हमारे पड़ोस के राज्य में भी चिकित्सा का और पशु अस्पतालों का जो व्यवस्था है उसको किया जाए, पेड़ों के मार्ग में जल प्याऊ बनाया जाए यानी कुएं बनाया जाए, ऐसा जो वर्णन है हमें इनके दूसरे शिलालेख में देखने को मिल जाता है। यानी इनके जो पड़ोसी राज्य थे वो चेल, चोर और पांड्य थे और साथ ही साथ हमें केशपुत्र का जो भी वर्णन है वो देखने को मिल जाता है। और एक इतिहासकार एक हमें हमारे भारत में आए हुए मेगास्थनीज नामक एक राजदूत थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको कंफ्यूज मत रहिएगा, यहाँ मैंने इंडिका लिख रखा है। तो इनकी जो पुस्तक थी वो थी इंडिका और इन्होंने इस पुस्तक में भी इस बात का वर्णन किया है कि वहाँ पे दक्षिण भारत में जो था एक समृद्ध कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था था और यहाँ पे यह चींटियों के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे सोने का जो है सबसे ज्यादा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि जो दक्षिण भारत के राज्य थे वो काफी ज्यादा समृद्ध थे, ऐसा हमें जो लेख है वो हमें मेगास्थनीज के इंडिका में देखने को मिल जाता है। और वो कहते हैं कि जब वो भारत आए थे तो यहाँ पे उस समय जो शासन कर रही थी यानी कि जो शासन व्यवस्था जिनके हाथ में था वह एक महिला शासिका के हाथ में था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके इंडिका में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कात्यायन के बारे में। कात्यायन की वर्तिका कात्यायन का एक हमें वर्तिका देखने को मिलता है, उसमें हमें इस बात का वर्णन देखने को मिलता है कि उस काल में यानी कि प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के बारे में जो जानकारियां हैं वो इनके कात्यायन में देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे संगम साहित्यों के बारे में। यहाँ पे 3 संगम साहित्य आयोजित किए गए हैं और उन संगम साहित्यों में जो हमें वर्णन देखने को मिलते हैं यानी कि जो संगम साहित्य थे उनमें आयोजित करने के बाद जो उनके अध्यक्ष थे या उनके जो लेखनी थी या उनके लेख थे, कविता थे, नाटक थे और कह सकते ग्रंथ थे, महाकाव्य थे, उन सारे बातों का जो हमें वर्णन है उसमें देखने को मिलता है कि ऐसा दक्षिण भारत में सचमुच हुआ था। तो काफी बातें हैं। मैंने एक स्रोत के बारे में एक बेसिक जो आपको जानकारी नॉलेज देना था वो मैंने आपको दिया। उसके बाद हम देखेंगे, पहले मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि दक्षिण भारत का इतिहास था कैसा। तो मैंने एक मैप अपने हाथों से जो है वो बना दिया है आपको समझाने के लिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कावेरी नदी के दक्षिण में कावेरी नदी के जो दक्षिण का भाग है उसे हमारे इतिहासकारों ने, आपको बता दूं कि राजशेखर नामक एक विद्वान है, राजशेखर नामक एक विद्वान है। इन्होंने दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जो विभाजित करने का एक सीमा माना, एक कह सकते हैं कि सीमा जो है वो निर्धारित किया है, वह कावेरी नदी को रखा है। यानी कि कावेरी नदी के जो दक्षिण है, कावेरी नदी के जो दक्षिण का भाग है उसे दक्षिण भारत के अंतर्गत रखा गया है और उसके जो उत्तर साइड का जो भाग है उसे हम उत्तर भारत के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि दक्षिण भारत में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 राज्य जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जो पहला है वो हमारा चेर देखने को मिलता है, चेर है, पांड्य है, उसके बाद हमें चोल देखने को मिल जाता है। इन सभी में सबसे ज्यादा जो ताकतवर था, जिनके बारे में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ के जो शासक थे वो ज्यादा पराक्रमी थे और उनके बारे में वर्णन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो चोल था वह सबसे ज्यादा ताकतवर था, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर जो था वह चोल था। उसके बाद देखेंगे सबसे ज्यादा हमें इनके बारे में जो वर्णन देखने को मिल जाता है वह हमें पांड्यों का देखने को मिलता है, क्योंकि पांड्य जो थे इन्होंने ही
जो तमिल साहित्य था यानी कि जो संगम साहित्य था उसको आयोजित करने का जो श्रेय है वो पांड्यों को जाता है। तो पांड्यों का जो वर्णन है हमें ज्यादा जो कह सकते हैं प्रामाणिक रूप से देखने को मिल जाता है। तो हमें किताबों के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमें पांड्यों का जो है वो विशेषता देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर सैन्य शक्ति की बात करें और तथ्यों की बात करें उसमें हमें सबसे ज्यादा चोलों का जो है वो प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो दक्षिण भारत के इतिहास में हमें 3 लोगों को पढ़ना है, आपको बता दूं। दक्षिण भारत के इतिहास में हमें 3 लोगों को पढ़ना है, यानी कि 3 जो है। सबसे पहले हमें संगम साहित्य को पढ़ना है। संगम साहित्य, संगम साहित्य कह सकते हैं या संगम युग कह सकते हैं। यहाँ पे मैं पुस्तक में लिख देता हूँ संगम युग। संगम युग के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे इनके जो शासक थे यानी कि जो राज्य थे, 3 राज्य थे। मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य संगम जो कह सकते हैं संगम जो साहित्य और जो संगम युग का प्रारंभ होता है वो हमें दक्षिण भारत में 3 राजवंश देखने को मिल जाते हैं। 3 राजवंश कह लीजिए या 3 राज्य, 3 राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है। मिलता है जो है पहला हमें चेर, चोल और पांड्य। चेल, चोर और पांड्य, ये हम देखेंगे कि जो चेल है और चोल है, चेल, चोर और पांड्य जो है इनके बारे में हमें सबसे ज्यादा जो वर्णन के रूप में अगर हम देखें कि जिनका कह सकते हैं कि हमें साहित्यिक स्रोत में जो ज्यादा वर्णन देखने को मिल जाता है वो हमें पांड्यों का देखने को मिलता है। लेकिन सैन्य बल के आधार पे कहें और साम्राज्य को विस्तार करने के आधार पे कहें तो हमें सबसे ज्यादा जो वर्णन देखने को मिलता है वो हमें चोलों का देखने को मिलता है, यानी कि जो चोल राज्य है वो हमें देखने को मिल जाता है। हम चोलों की 2 शाखाओं को देखते हैं। एक हमें जो कि तीसरी शताब्दी के लास्ट तक हमें तीसरी सदी जो तीसरी सदी है उसके लास्ट तक इनकी जो शाखा है वो हमें समाप्त के रूप में देखने को मिल जाता है। लेकिन यही शाखा हमें छठी शताब्दी ईस्वी में हमें फिर से एक कह सकते हैं कि जन्म इसका जो है उस शाखा का जन्म जो है वो हमें होता हुआ दिखता है। उसके बाद हम देखेंगे कि 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो हमें इनका जो चोल है उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो हम पहले इनकी पहली शाखा के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हमें दक्षिण भारत के इतिहास में 3 राज्य हैं वो यही देखने को मिल जाते हैं। इसमें आयोजित जो प्रमुख संगीति है उनको देखेंगे। तो इसमें सबसे आयोजित जो प्रमुख संगीति है वो हमें देखने को मिल जाती है। प्रमुख संगम संगम संगीति आपको बता दूं कि जो प्रमुख संगीति है इसको आयोजित कराने का जो श्रेय है यानी कि जो हमें हम इनको श्रेय देते हैं कि जिन्होंने इसको आयोजित कराया था उसका जो हमें श्रेय है वो हमें पांड्य राजाओं को देखने को मिलता है। यानी कि पांड्य जो राजा थे उन्होंने इसको सबसे ज्यादा संरक्षण दिया था और इसको जो है वो आयोजित करवाया था, उनका जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह तीन जगहों पे हुआ है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन किन जगहों पे हुआ है, इनके बारे में बताऊंगा कि किस ऋषि ने इसको आयोजित करवाया था, किन जगहों पे था और यहाँ पे कितने मतलब तमिल जो संगीती थे वो कितने थे, कितने बौद्ध आए, सॉरी माफ कीजिए, कितने वहाँ पे कह सकते हैं कवि आए और कितने वहाँ पे जो प्रकाशित हुए पुस्तक उनके बारे में और कितने शासकों का उस संगीति को जो है वो कह सकते हैं संरक्षण जो था वो प्रदान किया था, वो सारी बातें हम इनके बारे में देखेंगे। तो 3 संगीतियां सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये तो एक मैंने एक जो संगम युग के बारे में जो हमें एक खाका था वो मैंने तैयार कर दिया। लेकिन क्या हमारा इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है? क्या हमारा दक्षिण भारत का इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है? इसका इतिहास जो है वो थोड़ा सा और हमें प्राचीन में जाके देखने की जरूरत है। यानी कि हम देखेंगे कि प्राचीन काल में, सबसे ज्यादा प्राचीन काल में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाषाण काल में। अब हम पाषाण काल से इसको देखेंगे। पाषाण काल से हम इसको देखेंगे तो पाषाण काल में हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत का इतिहास है इसको हम महापाषाण काल के रूप में जानते हैं। इसको हम महापाषाण काल
काल के रूप में जानते हैं। अब ऐसा क्यों है कि हम इसको क्यों महापाषाण काल के रूप में जानते हैं, तो इसका एक जो मैं बेसिक आपको बातें हैं वो बता देता हूँ। तो इसका जो बेसिक बातें हैं वो हमें देखने को मिलता है कि हम अगर देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में, तो हमें वहाँ पे निवास स्थान और वहाँ पे जो कृषि व्यवस्था है और वहाँ की जो वाणिज्य है, वहाँ पे पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, हम उनके आधार पे देखते हैं। यानी कि हमें जो कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पर पाकिस्तान के इलाके में, अफगानिस्तान के इलाके में जो हमारा सिंधु सभ्यता था वो फैला हुआ था, उसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो वर्णन देखने को मिल जाता है सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में, वो हमें इनके रीति रिवाजों के बारे में, इनके देव पूजाओं के बारे में और इनके पशु व्यवस्था के बारे में, वाणिज्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, इनकी जो सामाजिक ढांचा था और इनका जो भवन निर्माण शैली थी, उनके आधार पे हम इनके बारे में जानते हैं। यानी कि हम देखेंगे कि प्राचीन काल में हमें इनके साक्ष्य जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम महापाषाण काल यानी कि हम देखेंगे जब दक्षिण भारत के इतिहास में हम देखते हैं तो महापाषाण काल का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो इस आधार पे देखने को मिल जाता है कि इनकी जो कब्र थी, यानी कि हम इसके उलट देखेंगे कि इनकी जो कब्रें थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कब्रों के आधार पर हम इनका जो है कह सकते हैं एक साक्ष्य के रूप में, कब्रों के आधार पर इनके साक्ष्य के रूप में और कब्रों के आधार पर ही हम इनको महापाषाण युक्त पाषाण काल कहते हैं। यानी कि महापाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इनके जो कब्र मिले हैं वो हमें बड़े बड़े पत्थरों के बीच में मिले हैं। यानी कि हम देखेंगे कि और वो जो पत्थर है वह मानवों द्वारा इसको लाए गए हैं और उसको वहां पे स्थापित किए गए हैं। यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो हमें समाधान यानी कह सकते हैं कि कब्रों का जो साक्ष्य देखने को मिलता है इनके आधार पे हम देखेंगे तो यह एक मान लीजिए कि यह एक कब्र है, एक मनुष्य है जिसकी मृत्यु हो गई है और इसको ये दफनाने के लिए जब आते हैं जमीन पे तो ये देखेंगे कि जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका के ढलान इलाके पे, यानी कि आप देखेंगे जो पहाड़ होते हैं तो उनके जो ढलान होते हैं वहां पे हमें इनके जो कब्र है वहां पे देखने को मिले हैं। इनका कोई अलग से कब्रिस्तान हमें देखने को नहीं मिला है। वहां पे एक ढलान स्थान पे ये यहाँ पे आते हैं और अपने जो शव को वहां पे दफनाते हैं, यानी कि दफन करते हैं। और उसके बाद एक और इनमें जो एक पद्धति थी वह यह थी, ये शव के यानी कि जहाँ दफनाते थे उसके चारों तरफ एक बड़े बड़े पहाड़ों का कह सकते हैं कि एक जो दीवार था उसको खड़ा कर देते थे, एक पहाड़ों का जो दीवार था उसको खड़ा कर देते थे। और उसके बाद जब ये चारों तरफ से दीवारों का एक कह सकते हैं कि पहाड़ों का पत्थरों का जो एक दीवार था उसको खड़ा करने के बाद इसके ऊपर से एक छावनी, यानी कि आप देखेंगे कि इसके ऊपर से एक छावनी जैसे छत्र होता है, हम लोग घरों के ऊपर आप देखते हैं तो एक छत्र होता है, छत्र के नीचे हम लोग रहते हैं और चारों तरफ से दीवार होता है। तो सेम चीज वही था कि कब्र को बीच में दफना दिया जाता था और उसके बाद साइड से बड़े बड़े पत्थरों का जो है वो एक दीवार खड़ा कर दिया जाता था और उसके ऊपर एक छत्र का जो है वो छाया कर दिया जाता था। यानी कि आप देखेंगे तो हमें दक्षिण भारत के जो दैमाबाद है वहां से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो हमें इसी प्रकार से देखने को मिले हैं। यानी कि महाराष्ट्र का जो दैमाबाद है वहां से हमें ऐसे तमाम उपकरण और ऐसे हमें तमाम कब्र देखने को मिले हैं जिनके ऊपर ऐसे सारी चीज थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो कह सकते हैं कि इनकी जो दैनिक जीवन में उपयोग करने की जाने वाली जो वस्तुएं थी वह इस हमें कब्र में देखने को मिले हैं। यानी कि आप देखेंगे कि इस जो निवास स्थान के हिसाब से जो इन्होंने तैयार किया था कब्रों को, तो इन्होंने अपने जो दैनिक जीवन में पर डे यूज करने वाली जो चीजें थी, यानी कि जो कटाल और इनके जो औजार थे, इनके खाने की वस्तुएं थी और जो तमाम चीजें थी वो हमें इसी समाधान में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें हमें धातु का जो है वह हमें त्रिशूल देखने को मिलता है, धातु का हमें त्रिशूल देखने को मिल जाता है, पाषाण के जो उपकरण है वो भी देखने को मिलते हैं यहाँ से। और उसके बाद हम देखेंगे जो हमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है वो हमें यहाँ से कह सकते हैं इनके जो हस्त कुठार थे, यानी कि आप देखेंगे प्राचीन काल से में पाने वाले एक अतीरपक्कम नामक स्थान है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में एक अतीरपक्कम है, अतीरपक्कम, आप नाम इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से हमें हस्त कुठार के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं और वहां से हस्त कुठार मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे प्राचीन जो हमें कह सकते हैं कि लघु पाषाण के जो हमें साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के, उसमें हमें साक्ष्य मिले हैं कि जो कुल्हाड़ी होती थी, यानी कि आप देखेंगे कि जो हस्त कुठार था वो कुल्हाड़ी के आधार पर था और इन्होंने उसका निर्माण किया था। तो वो हमें इनके कब्रों से देखने को मिल जाता है।
तो ये तो थी मैंने इनकी प्राचीन बातें आपको बताई कि इनके बारे में जो बातें बताई, और इनका जो जीवन था, यानी कि आप देखेंगे यह धानों की जो खेती है उसको करते थे, धान और पुहाल की खेती होती थी उसको करते थे। यह धान और एक और धान था और उसके बाद उसको पुहाल कहते थे। धान और पुहाल की जो है वह खेती करते थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। यह ज्यादा विकसित क्यों नहीं हुए, जैसे हमारा सिंधु सभ्यता है वो ज्यादा प्रकाश में आया, तो दक्षिण भारत का इतिहास क्यों ज्यादा विकसित नहीं हुआ, इसके बारे में भी हमें एक जो तथ्य होता है वह देना होता है। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह ज्यादातर घने जंगलों में रहा करते थे, यानी कि आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की जो हमें एक भौगोलिक स्थिति है वहां पे हमें ज्यादातर जंगल ही देखने को मिल जाते हैं और पहाड़ी इलाका है। तो वहां पे ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपनी जो बुआई का यानी कि जो यह खेती करते थे वो एक अल्पसंख्यक थे, और इनकी जो जीवन कह सकते हैं जीवन जिसपे ये अपना जीवन व्यतीत करते थे उसमें यह ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि वहाँ के जो पेड़ पौधे थे उनसे अपना जो भरण पोषण था उसको किया करते थे। तो इस कारण से हमें इनके यहाँ पर दक्षिण भारत में हमें खेती के जो साक्ष्य हैं वो बहुत कम देखने को मिल जाते हैं, यानी कि खेती जो थी वो हमें उत्तर भारत के दृष्टिकोण से दक्षिण भारत में हमें बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि जब हम संगम युग को पढ़ेंगे और यहाँ के बारे में जब जानेंगे, ये तो मैं पाषाण काल की बात बता रहा हूँ, अब इस बात को नोट रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ये सारी बातें आपको पाषाण काल की बता रहा हूँ। अभी हम जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें ऐसे ऐसे तथ्य देखने को मिल जाएंगे कि ऐसा में एक चेर ये देखिए जो चेर राज्य था, इसमें मैं ऐसा वर्णन देखने को मिल जाता है कि एक हाथी जितने में बैठे थी उतने जगह में, यानी कि एक हाथी के जितने बैठने का जगह होता है उतनी जगह में 8 मनुष्य यानी कि 8 आदमी एक साल तक जितना भोजन खा सकते थे उतना ये लोग उगा लेते थे एक जगह से। यानी कि आप देखेंगे कि हाथी का जो बैठने का इलाका होता है, यानी कि आप देखेंगे करीब एक बिस्वा का तो कमी होता होगा, तो उस इलाके में यह उतने जगह में 8 आदमी के भोजन का, यानी कि 8 आदमी जितना भोजन पर डे करता है वैसा वो एक साल तक निरंतर भोजन करता रहे, ऐसा इतना जो कह सकते हैं कि जो फसल थी ये उपजाते थे। तो हम ये संगम के काल की बात है, मैं आपको दक्षिण भारत की पाषाण कालों की बात आपको बता रहा हूँ। उसमें हमें जो कब्रों के साक्ष्य मिले उनके आधार पर हम इनको पहचानते हैं और इनका जो गणना है वो करते हैं। हालांकि यहाँ से हमें कृषि के जो साक्ष्य हैं वो ना के बराबर में मिले हैं। धान की जो फसल है वो हमें जो यहाँ की नदियां हैं उनके हमें तलहटी में देखने को मिल जाते हैं, वहां पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक पाषाण कह सकते हैं कि पाषाण मरुस्थल होने के कारण वहां पे जो हमें खेती के साक्ष्य है वो कम मिलते हैं, और ज्यादातर यह लोग जंगलों में निवास करते थे और जंगलों की छायों में रहते थे। तो आप जानते होंगे किसी भी छाये में किसी भी वृक्ष का हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जंगलों की वृक्षों के छाओं में इनका जो कह सकते हैं एक विकास है वो रुका हुआ रहा और बढ़ा नहीं। तो ये इनके साक्ष्य जो हमें है वो सारे मिल जाते हैं। तो ये तो हमने देखे इनके पाषाण काल के बारे में कि जो इनके हमें पाषाण काल से उपकरण देखने को मिल जाते हैं, इनके बारे में, इनके खेतों के बारे में, एक समाजी जीवन इनका कैसा था, ऐसा कबीला इलाका था। यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो घर है, घरों के हमें साक्ष्य अभी देखने को नहीं मिले हैं, इनके घर कैसे हुआ करते थे, इन सभी बातों का जो वर्णन है वो हमें नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इनकी कब्रों के आधार पे हम इनके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे भी मनुष्य रहते थे, और इन कब्रों के आसपास पाए जाने वाले औजारों और हथियारों के आधार पे भी हम जानते हैं कि इनके पास क्या क्या व्यवस्थाएं जो थी वो उस समय उपस्थित थी। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि इनका जो एक हमें पाषाण काल में एक जानकारी जो देखने को मिलती है वो थोड़ी सी अल्प देखने को मिल जाती है। तो अब हम इन सभी चीजों को यहाँ पे छोड़ेंगे, और उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा संगम साहित्य के आधार पे, संगम युग के आधार पे आगे बढ़ता हुआ चलेगा। तो हम अब एक पाषाण काल का जो एक मैंने आपको क्रमबद्ध जो जानकारी थी वो दे दी। हालांकि जब मैं पाषाण काल पढ़ाऊंगा तो इन सभी बातों को थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा लंबा, यानी कि आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये मैंने एक आपको बेसिक जानकारी पाषाण काल से आधुनिक काल तक का जो जोड़ने का एक मैंने सिरा आपको दिया, जहाँ से हमें जानकारियां मिल जाती है, जहाँ से स्रोत देखने को मिल जाती है। तो मैंने एक आपका वो जो सिरा था उसका जोड़ने का जो कार्य है वो यहाँ पे किया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमें संगम साहित्य के बारे में जो जानकारियां देखने को मिल जाती है वो हमें देखने को मिलती है। संगम साहित्य के बारे में आपको बता दूं इनमें सबसे ज्यादा जो थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में जो मुझे आसानी हो। तो आप इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें मैंने बताई वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही कम जगहों पे ये सब बातों का जो वर्णन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन सभी बातों को जरूर से जरूर नोट कर लें।
तो एक मैंने आपको जो स्रोत दिया था, स्रोत के आधार पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इन सभी के बारे में जो हमें वर्णन है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखेंगे संगम युग के आधार पे, हम देखेंगे कि जो संगम युग है, संगम साहित्य है, संगम युग है, अब हम देखेंगे दक्षिण भारत में हमारा जो संगम युग है उसके बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको देता हुआ चलूंगा और समझाता हुआ चलूंगा। तो संगम युग से जो हमारा आशय है, यानी कि संगम साहित्य से, संगम युग से जो हमारा एक कह सकते हैं कि जो संगम तमिल में आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में आयोजित की जाने वाली, दक्षिण भारत में आयोजित की जाने वाली एक कह सकते हैं कवियों का जो मेला था, कवियों का संघ कह सकते हैं, कवियों का संघ एक लगता था, कवियों का संघ था, उसको हम संगम साहित्य के संगम से हमारा जो आशय है, ये तो मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में आयोजित की जाने वाली जो संघ थे उनके आधार पे हमें इनके देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो संगम का हमें उत्पत्ति देखने को मिलती है, सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है, तो आप देखेंगे संगम शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है वो नयार अपार ने किया था। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के इतिहास में हमें जो नाम देखने को मिलते हैं, शासकों के वर्णन जो देखने को मिलते हैं, यानी कि शासकों के बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है और उनके जो नाम है वो थोड़े से क्लिष्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि संस्कृत का एक कह सकते हैं कि जो हमें क्लिष्ट रूप है वो हमें दक्षिण भारत में भी देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे भी जो भी हमें नाम देखने को मिल, जैसे आप देखेंगे कि नयनार और अपार, ये जो नाम है ये थोड़े से याद करने में जो है वो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट होते हैं। तो आप क्या करें, इनके जो संधि विच्छेद है, यानी कि आप पहले एक दो शब्दों को पढ़ेंगे, अभी आगे तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जिसका आपको याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको कहानी तो पूरी याद रहेगी पर इनके जो नाम है वो इतने ज्यादा क्लिष्ट है कि आपको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इन सभी के नामों पे ज्यादा फोकस करें और कहानियों को समझते हुए चले, तो क्या होगा कि आपको समझने में जो इनके बारे में जानकारी है वो थोड़ी सी हम बता सकते हैं कि आपको क्लिष्ट लगेगी। थोड़ी सी ये जो रूपरेखा है वो थोड़ी सी परिवर्तित है, तो आप इन सभी के बारे में जानें। तो नयनार ने इसकी सबसे पहली जो प्रयोग है वो किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि संगम जो संगम जो है, संगम से जो हमारा आशय है, यानी कि संगम शब्द से जो हमारा आशय है वो यह है कि तमिल कवियों के संघ से, संगम शब्द का कह सकते हैं या आशय कह सकते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे शब्द नहीं होगा, संगम का आशय तमिल कवियों के संघ से है, यानी कि आप देखेंगे कि जो तमिल दक्षिण भारत में जो आयोजित किए जाते थे ये संगम साहित्य, और इसमें तमिल कवियों और भारत के विभिन्न जगहों से, यानी कि आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न जगहों से यहाँ पे जो कह सकते हैं कवि होते थे और अपनी रचनाओं को जो है वो प्रकाशित कराने का एक जो कह सकते हैं सर्टिफिकेट जो था वो यहाँ पे दिया जाता था। यहाँ पे अपनी कविताओं को यह रखते थे और अपनी जो भी ग्रंथ थे, जो भी इन्होंने निर्माण किए थे जिनका वो इस कवि सम्मेलन में ले जाते थे और वहां पे इसको बताते थे, समझाते थे, और उसके आधार पे इनकी अगर प्रमाणित होती थी, यानी कि इनका जो लेखनी होता था वो प्रमाणित होता था, तो इनको उस आधार पे उनको प्रमाणित कर दिया जाता था और समस्त जगहों पे फैलाने का जो है वह उसको
उनको एक लाइसेंस के तौर पे उनको दे दिया जाता कि आप अब इस किताब को या इस पुस्तक को आप समस्त जगहों पे फैला सकते हैं या इसको वितरित कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमें इनमें देखने को मिल जाता है। इस संगम साहित्य का जो हमें आशय है वो यही देखने को मिल जाता है। और आपको बता दूं ये तीन बार आयोजित किए गए हैं। संगम संगीति गीति 3 बार आयोजित किया गया है। यानी कि आपको बता दूं कि जो संगम संगीति है वो 3 बार आयोजित करने का जो हमें प्रमाण है वो हमें प्राचीन काल में प्राप्त होते हैं। ऐसा तो था नहीं कि हम लोग जाके वहां पे देख सके कि होता है कि नहीं होता। तो हमें जो वहां पे प्रमाण देखने को मिलते हैं उसके आधार पे हम ये जानते हैं कि यहाँ पे 3 संगम साहित्य 3 संगम संगीति जो थी वो आयोजित की गई थी। और इसको जो कह सकते हैं संरक्षण प्रदान किया था संगम तीनों के तीनों संगम कह सकते हैं जो संगम संगीति थी इनको जो कह सकते हैं कि संरक्षण जो था वो प्रदान किया था वो पांड्य शासकों ने किया था। यानी कि संगम संगीति को पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो इस प्रकार से मैं इनके बारे में जो वर्णन है वो देखने को मिल जाता है कि जो पांड्य थे उन्होंने ही इस को सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटेक्ट किया था और सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं संरक्षण था उसको प्रदान किया था। उसमें क्रय विक्रय की जो बातें थी यानी कि उसमें जितने भी खर्चे होते थे वो सारे के सारे पांड्य शासक अपने ऊपर उसको लेते थे और उसका जो भरण पोषण था वो किया करते थे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता था जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संगम संगीति में ऐसा होता था कि वहाँ पे कवि आते थे और अपने संगीत और अपने कविताओं को अपने ग्रंथों को वहाँ पे लेकर आते थे और उनको सुनाते थे, बताते थे और वह इस बात का निष्कर्ष निकालते थे कि यह चीज समाज के लिए यानी कि यह पुस्तक, यह ग्रंथ, यह नाटक, यह कविता समाज के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। अगर वो उपयोगी सिद्ध होता था तो उसको एक प्रमाण दे दिया जाता था, उसको कह दिया जाता था कि आप इसको समस्त भारत में फैला सकते हैं और सभी जगहों पे जा सकते हैं। एक कह सकते हैं कि जैसे हम लोग अगर आपको कुछ भी किताब या पुस्तक हो आपको प्रकाशित करवानी हो तो आपको एक प्रेस के पास जाना होता है। वहाँ पे आप भले ही वहाँ पे जाके उसको जो प्रिंटिंग का काम है वो करवा लेते हैं, लेकिन एक उसमें जो मोहर लगता है सरकार का, ये चीज सबसे ज्यादा तथ्य प्रमाणित है कि नहीं वो हमें यूनिवर्सिटी से लगवाना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें जो है हमें उसमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सिटी टाइप का कह सकते हैं कि। और एक बात आपको बता दूं कि एक इतिहासकार है उनका जो हमें नाम है वो याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने इसकी तुलना यानी संगम संगीति की तुलना संगम संगीति की तुलना आधुनिक अकादमी कह सकते हैं, अकादमी से करते यानी कि यहाँ पे एक प्रमाण जो था वो दिए जाने का जो स्रोत है हमें देखने को मिलता है। तो इतिहासकार है उनका नाम जो है वो हमें याद नहीं आ रहा, मेहुल डाले, माफ कीजिएगा, इनका जो नाम है वो हमें देखने को मिलता है मेहुल डाले जो है इन्होंने इसकी तुलना यानी कि जो संगम प्राचीन काल में जो संगम साहित्य और जो संगम संगीति है आयोजित की जाती थी उसका जो तुलना है उन्होंने आधुनिक अकादमी से किया है। यानी कि आप देखेंगे कि ब्रिटिश राज्य शासकों में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक अकादमी होता है और वहाँ पे उन सभी चीजों का आयोजित किया जाता है और उनको एक प्रमाण दिया जाता है। तो इनकी जो तुलना है वो इन्होंने आधुनिक अकादमी से किया है। तो इनके बारे में हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में और जो हमें जानकारी मिलती है यानी कि इस अकादमी में हमें तमाम जो बातें हैं वो देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि यह कितने वर्षों तक चला था
और इसमें कितने कवियों ने भाग लिया था और कितने कह सकते हैं कि जो इसमें पुस्तक थे वो प्रकाशित हुए थे। तो यह लगभग 9,990 वर्षों तक चला था, 90 वर्षों तक चला था। और इसमें जो हमें वर्णन देखने को मिलता है यानी कि 9,090 वर्षों तक चला था। और इसमें लगभग, फिर से आपको एक बार बता दूं, इसमें लगभग 8,885 कवियों ने भाग लिया था, यानी कि 8500, माफ कीजिएगा, 8590 कवियों ने इसमें जो है वो भाग लिया था। 8598 कवियों ने, माफ कीजिएगा, 8598 कवियों ने इसमें भाग लिया था। और इसको कितने पांड्य जो शासक थे उनका संरक्षण प्राप्त था। तो यह भी हम देखेंगे इसको यानी इस संगीति को 197 पांड्य शासकों का जो संरक्षण है, संरक्षण प्राप्त था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। इनके बारे में ये सारी बातें हमें देखने को मिल जाती है कि इसमें यह 9,990 वर्षों तक चला था, यानी कि इनका जो वर्ष का टाइम हमें देखने को मिलता है वह 9,990 वर्षों तक चला था। और इसमें जो संगीति हुई थी वो 3 हुई थी, आपको यह भी बता दूं, इसमें 3 संगीति हुई थी। और अभी इनके बारे में और बातें जो आपको बता, इसमें जो है वो 3 संगीति हुई थी और यह 9,990 वर्ष तक चला था। इसमें 8,598 कवियों ने जो है वो भाग लिया था, यानी कि इतने वर्षों में इतने कवियों ने इसमें भाग लिया था। और इसको 197 पांड्य शासकों का जो है वो संरक्षण जो है वो प्राप्त था। अब हम देखेंगे कि यह जो कवि थे, तो जो संगीति थी, यानी कि मैं यहाँ पे एक टाइटल डाल देता हूं आपको, संगम संगीति। आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा दक्षिण भारत है उसका आदिकरण किसने किया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है अगस्त्य ऋषि है। कि दक्षिण भारत का जो आदिकरण है, यानी कि दक्षिण भारत का जो आदिकरण हुआ था वो किसने किया था, जैसा हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दक्षिण भारत का आदिकरण, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, दक्षिण भारत का आदिकरण अगस्त्य ऋषि ने किया था। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दक्षिण भारत से ये काफी बार क्वेश्चन ऐसा है जो कि पूछा गया है। तो इसमें कई जो छात्र होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक चीज इन संगीतों के बारे में बता दूं कि इसमें जो साहित्यिक स्रोत हमें देखने को मिले, यानी कि इस संगीत का जो माध्यम था, जो भाषा लैंग्वेज थी, वो हमें तमिल भाषा देखने को मिलती है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। इस संगीति में तमिल भाषा का प्रयोग होता था। तो इस बात को भी आप नोट रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैंने आपको बताई। इस संगीति में जो प्रयोग होता था, जो लैंग्वेज प्रयोग होता था, उसका तमिल भाषा में ही हमें देखने को मिलता है। भले वो कोई भी हो, लेकिन वहां पे हमें ये सब देखने को मिल जाता है।
जहाँ पे एक बात और आप नोट कर लीजिएगा कि जो मैंने कवियों के बारे में बताया है, यहाँ पे कवि और कवियत्री दोनों थे, यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही कविता और कवियत्री के रूप में जो है वो कार्य करते थे। यहाँ पे आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, इस कवि में इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में कवि जो थे कवि महिला और पुरुष दोनों थे, कवि और कवित्री, सॉरी माफ कीजिएगा, कवि और कवित्री दोनों थे। तो इस बात को भी कि इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी हमें सामान्य रूप से देखने को मिल जाती है, और जो पुरुष है वो तो हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सबसे पहला जो हमें संगीति देखने को मिलता है, यह हमें कपाटपुरम में देखने को मिल जाता है। यानी कि जो सबसे पहला हमें संगीति देखने को मिलता है, यह हमें अगस्त ऋषि ने मदुरा में किया था। यानी कि सबसे पहला जो है वो हमें यहाँ पे पहले आप स्थान लिख लीजिएगा, स्थान जो है वो लिख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अध्यक्ष। तो क्या रहेगा कि आपका दोनों जो बातें हैं, तो जो मैंने क्रम डाला है, यानी कि आप याद कीजिएगा कि जो मैंने पहला क्रम डाला है वो हमारा पहला है। यानी कि जो पहली बौद्ध संगीति सॉरी माफ कीजिएगा, मैं बौद्ध कह रहा हूँ, पहली जो संगम संगीति हुई है वो हमारी स्थान जो है वो मदुरा है। मदुरा, आपको मदुरा के बारे में कुछ बातें बता दूं इंपॉर्टेंट। यह दक्षिण भारत में स्थित था, और आज के समय में यानी कि आज जो भारत है इसके समय में यह पूरी तरह से सागर में डूब चुका है। यानी कि समुद्र में यह जो स्थान है वह पूरी तरह से डूब चुका है। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थान जो संगीति हुई थी उनमें से कौन सा स्थान ऐसा था कि ये जो डूब गया था। यानी कि तमिल संगीति ऐसी कौन सी जगह थी, जो पहली संगीति थी वो किस जगह आयोजित थी, जो कि आज समुद्र में डूब चुका है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जान जाइएगा कि वो मदुरा है। यह आज के दौर में यह समुद्र में डूब चुका है, क्योंकि जल स्तर हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। तो जब जल स्तर बढ़ा था तो यह जो जगह था यह पानी में डूब चुका है। उसके बाद इसके अध्यक्ष जो थे वो अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि जो है वह थे। तो जो अगस्त ऋषि थे इन्होंने इसके बारे में जो वर्णन है, इसका जो अध्यक्षता है वो पहली अध्यक्षता इन्होंने किया था। और उसके बाद जो हमारी दूसरी संगीति है, और इनके बारे में बता दूं कि इसके एक भी हमें जो प्रमाणिक साक्ष्य है, यानी कि एक भी जो हमें ग्रंथ है इसके हमें आज वर्तमान में देखने को नहीं मिलते। यानी कि एक भी ऐसे हमें पहले मदुरा में जो संगीति हुई थी इसका हमें जो साक्ष्य है वो हमें इनके बाद जो संगीति हुई है उसमें इस चीज का वर्णन हुआ था कि आज से पहले जो एक संगीति हुई थी वह इस जगह पे हुई थी और उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ऐसा हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। और जो हमें दूसरा संगीति देखने को मिलता है वह कपाटपुरम या अवयूर या अलवय, सॉरी अलवय है, अलवय में आयोजित किया गया था। और इसके भी जो ऋषि थे, यानी कि इसके जो अध्यक्ष थे वो भी अगस्त ऋषि ही थे। बाद में इनके ही एक कह सकते हैं शिष्य थे जिन्होंने इसका सानिध्य जो था उसको संभाला था। इनके जो शिष्य थे उन्होंने ही इसका सानिध्य संभाला था। और उसके बाद जो हमें तीसरा देखने को मिलता है, यहीं पे मैं यहाँ पे कह देता हूँ, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। इनके जो कह सकते हैं कि इस संगीति का जो अध्यक्ष के रूप में जो कार्य किया था वो भी अगस्त ऋषि ने ही किया था। और जो हमारा तीसरा जो हमारा संगीति है वो हमारा तीसरा जो वो उत्तरी मदुरा में हुआ था। उत्तरी मदुरा में हुआ था, लेकिन इसके जो कह सकते हैं कि इनके ही शिष्य थे, इसके जो अध्यक्ष थे वह अगस्त ऋषि के ही शिष्य थे। एक शिष्य के रूप में उनका कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। उनका नाम है नक्कीरर जो थे इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। यानी जो तीसरी बार हमारी संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और आपको बता दूं जो पहली मदुरा में जो पहली संगीति हुई थी, मैं बार बार बौद्ध कह रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि संगम संगीति की बात कर रहा हूँ। जो हमारी पहली संगम संगीति हुई थी उसमें हमारा
मदुरा सबसे पहले हुआ, मदुरा के स्थान पर सबसे पहली बार हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त सेन ने किया था। और इसके हमें जो प्रमाण है वो हमें एक भी पुस्तक और एक भी जो पुस्तक था और एक भी ग्रंथ है यह हमें आज उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसके कुछ छाया छाप हमें सेकंड में देखने को मिलता है, यानी कि जो दूसरा वाला जो संगीति हुई थी उसमें हमें इसके कुछ भागों के बारे में और कुछ चीजों के बारे में बता दिया गया था कि इस जगह पे हुआ था, और इन सभी के बारे में जो वर्णन है वो हमें इसमें देखने को मिल जाता है। और आपको बता दूं जो दूसरी संगीति है, जो दूसरी हमारी संगीति है संगम संगीति, उसमें हमें एक ग्रंथ देखने को मिलता है। यानी कि अभी मैं जब इन सभी के बारे में बताऊंगा तो उनके थोड़े से बारे में बता दूंगा आपको, तो क्या होगा सर, ये एक परिचय था, तो मैंने एक दक्षिण भारत के परिचय के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिल जाती है। और जो उत्तरी मदुरा में जो तीसरी हमारी संगीति हुई थी उसमें हमें 8 प्रकार के जो ग्रंथ है वो देखने को मिलते हैं, जो आज भी प्रामाणिक हैं और आज भी इनके बारे में हमें जो जानकारी है वो प्राप्त है। यानी कि आधुनिक भारत में भी आज के समय भी यह जो तीसरी संगीति हुई थी, नक्कीरर ने जिसको आयोजित किया था, यानी कि अध्यक्षता जिसकी की थी, उन्होंने इसको इसकी जो आज भी प्रमाणिक हमें साक्ष्य है वो देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आज भी हमें कई जगहों पे इनकी कहानियों और कथाओं में इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी, मैंने आपको एक साक्ष्य के रूप में जो सारी बातें थी वो मैंने आपको बताई, और इनके बारे में जो सारे वर्णन थे वो मैंने आपको बताए। तो मैंने आपको एक परिचय के रूप में तीनों संगीतियों के बारे में बता दिया। अब आगे की जो क्लास होगी हमारी यही से स्टार्ट होगी, यानी कि हम संगम संगीति में कौन संगीति में क्या क्या हुआ थे, कौन कौन से ग्रंथ थे, इन ग्रंथों के बारे में, इन ग्रंथों के वर्णन में, और इनके जो महाकाव्य थे और इनके जो ग्रंथ थे इनके बारे में जो वर्णन है वो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तो और एक बात आपको बता दूं कि एक हमारे इतिहासकार थे स्मिथ ने ऐसा वर्णन किया है कि इतिहासकारों ने दक्षिण भारत के साथ एक कह सकते हैं कि एक कपट का कार्य जो है वो किया है। दक्षिण भारत के इतिहास में एक कह सकते हैं कि भेदभाव का जो है वो कार्य किया है, क्योंकि इनके बारे में जो जानकारी है वो भारतीय इतिहास में थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल जाती है। तो इस कारण से स्मिथ का ही एक वर्णन था जो मुझे अभी याद आया, तो मैंने आपको सोचा कि बता दूं। तो स्मिथ जो थे इनके बारे में आप जान जाइए कि इन्होंने कहा है कि भारतीय इतिहासकारों ने दक्षिण भारत के इतिहास का इस तरह से वर्णन किया है जैसे कि इनका अस्तित्व ही ना हो। तो इस प्रकार से इनके जो स्टेटमेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। और आगे की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी यहीं से कंटिन्यू होगी, यानी कि जो संगम संगीति है यहीं से हमारा कंटिन्यू होगा। इसमें जो ग्रंथ थे इनके बारे में वर्णन था वो सारी बातें हम इस आगे की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और आप नेक्स्ट क्लास को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भी क्लास इंपॉर्टेंट है और आगे की जो क्लास होगी वो भी इंपॉर्टेंट होगी। तो आप चलते हैं। जय हिंद।